हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से मैं आपके साथ आया हूं और आज का जो डॉट वीडियो है इसमें बहुत सारे सवाल हैं आपके द्वारा दिए हुए। हर एक सवाल एक अलग तरीके का है और अच्छे तरीके से बताऊंगा, भी छोटे-छोटे सॉल्यूशन भी दूंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए हैं कि उसे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए उसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको सीखना है। तो उन सारी चीजों को आपको इस वीडियो में मिलेगा और वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इत्मीनान रखिए और इंतजार कीजिए आपके आखिरी क्वेश्चन तक वीडियो देखने का। देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे क्या है। करें कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में क्या हो रहा है कि 10% जो वोटर्स हैं वो वोट ही नहीं देने आए हैं, 90% जो वोट देने आए हैं। देखिएगा जो 90% वोट देने आए हैं इसमें भी क्या हो रहा है कि 10% इसका भी 10% जो है वो लोग का वोट वैलिड नहीं है, मतलब इसका 90% जो बचा मतलब 81% जो टोटल वोट बचा है। ध्यान दीजिएगा 81% जो टोटल वोट बचा है इतना ही वोट वैलिड है और इतना ही में से टोटल जितना इतना है इसका 56% लेकर चला गया है जीतने वाला। इसका मतलब 46% इसका लेकर चला गया होगा कौन, हारने वाला। तो बताइए जीतने वाला कितने से जीता, तो आप कहेंगे सर 8% से जीत गया है। कितना परसेंट से, 8% से। और इसी की वैल्यू आपको डायरेक्टली सवाल में दे रखा है 1620। अब बताइए 8% की वैल्यू 1620 है, तो आपसे मैं पूछूंगा 100% की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर इतना बटे 100, इतना बटे 100 बटे 8। तो ये आ गया आपको टोटल वोट जो वैलिड है। वैलिड वोट है कितना, 81%। ये मात्र 81% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। 81% से डिवाइड कर देंगे 100 की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब देखिए इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 20 आ गया और ये काट देंगे तो 2 से काट देंगे 10 हो गया और ये 4 हो गया, 4 से 25 हो गया, 25 पे 3 सुना कितना आ गया 25,000 टोटल वोटर लिस्ट में नाम था, इतने लोग वोट देने वाले थे और इसी में सारी कहानियां हुई है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है क्या कर रहा है, करा मेरी आय 20,000 रुपया, मैंने उसमें 80% खर्च कर दिया। जब मेरी 20% बढ़ गई तो मैंने 5,000 रुपया अधिक खर्च किया, तो वृद्धि या कमी को उपरांत मेरी बचत का प्रतिशत क्या है। इतना सा सवाल है, आप कोशिश कीजिए और बनाइए। आगे आंसर देखिए क्या कर रहा है, 20,000 रुपये उसकी आय है, 80% ये खर्चा कर दे रहा तो बचाता कितना होगा, तो 80% खर्चा कर दे रहा मतलब 16 खर्चा कर दे रहा, बचाता कितना होगा, तो कहेंगे सर 4K। बोल रहा अब 20% इसकी सैलरी बढ़ गई है, मतलब कितना हो गया सैलरी 24 के हो गया है। अब बोल रहा है पहले से 5,000 ज्यादा खर्चा कर रहा था, पहले कितना कर रहा था 16, कितना कर रहा है 21 खर्चा कर रहा है, इसका मतलब 3 ही वो बचा रहा है। बताइए पहले 4 के बचा रहा था 3 के बचा रहा है, कितना कम बचा रहा है, ये कितने में 4 में, तो 100 में कितना, तो इतना। ये क्या हो गया 25% उसकी सेविंग कम हो गई है कि नहीं। मजेदार बात। बढ़े नेक्स्ट सवाल लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा तो अच्छा सवाल। इस सवाल को सिर्फ क्या हुआ है, इस सवाल में जो आपको दिक्कत हुई है इतनी सारी बातें कहानी इतनी तरीके से घुमाकर कही गई है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कारण किसी वस्तु के कच्चे माल की कीमत 15% बढ़ा दी जाती है, 15% मतलब 20 से उसके कच्चे माल की कीमत 20 से हो गया 23। अब बोल रहा था लेबर कॉस्ट जो है वो 25% से बढ़कर 30% हो गया, लेकिन लेबर कॉस्ट लग किस पर है, कच्चे माल में। मतलब इसका पहले कितना परसेंट लेबर कॉस्ट था, 25%, मतलब 5 लेबर कॉस्ट रहा होगा। अगर ये 20 है तो इसका 5 रहा होगा, लेकिन अब लेबर कॉस्ट हो गया 30%, मतलब कितना हो गया लेबर कॉस्ट, तो आप कहेंगे सर इसका 30% कितना हो गया 6.9। मतलब पहले जो लेबर कॉस्ट इतना लग रहा था अब लेबर कॉस्ट इतना लग रहा है। आप इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस सामान को अगर पहले पूरा खर्चा 25 रुपए का था तो अब इसका खर्चा रहा 29.9 रुपए का। आप एक बात बताइए, जिस सामान का दाम पहले 25 रुपए रखा जाता था अब उसको 29.9 रुपए रखा जा रहा है। अगर इस सामान को आप खरीदने जाएंगे और आप चाहते हैं उतना ही खर्चा करें जितना पहले खर्चा करते थे, तो कितना कम सामान लेकर आएंगे, बात इसी का पूछ रहा है। मतलब खपत आपको कम करना तो कितना कम लेकर आएंगे। तो अब ये बात हो गई कि प्राइस का रेशियो ये हो गया, तो आप क्वांटिटी का रेशियो बताइए। अगर आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो खर्चा तो आपको उतना ही करना है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 29.9 से लेकर 25। इसका मतलब आपने कितने की कमी कर दी है, 4.9 की कमी कर दी है, कितने पे 29.9 पे। अब इसको अगर अप्रॉक्स वैल्यू निकालना चाहेंगे परसेंटेज में तो क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हटा, इसको आप मान लीजिए 50 है, इसको मान लीजिए आप 30, ठीक है। अच्छा 300 सॉरी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया
और ये 50/3 कितना आ गया, 1 0 यहाँ पे रहने दिया हूं मैं, तो 16 दशमलव समथिंग ऑप्शन के अनुसार आप देखिए और 17 को टिक मार। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके सवाल में लगभग आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सारा डेसिमल में नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत किया होगा लेकिन क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि कोने के पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो कि अलग अलग भार के हैं। इसका मतलब हर एक सिक्के का वजन अलग है, लेकिन आपका ये नहीं बोल रहा है कि कितने अलग अलग वजन के सिक्के हैं। मतलब कुछ 2 केजी का होगा, कुछ 1 केजी का, कुछ 5 ग्राम का, कुछ 10 ग्राम का। क्या हर एक सिक्के का ही वजन अलग अलग है? ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कह रहा है कि सबका वजन बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सबका वजन बराबर नहीं है। अब बात करिए कि अलग अलग भार के हैं। वह 24 सबसे हल्के सिक्के जो कुल भार के 45% है। 24 हल्के सिक्के कुल भार के 45% है। उसके बाद बोल रहा है 13 सबसे भारी सिक्के जो कुल भार के 26% है। मतलब अगर 45% हल्के वाले सिक्के का वजन है टोटल का और 26% भारी वाले का, तो जो बीच में होंगे उसका भी तो वजन कितना होगा? तब कहेंगे सर जोड़ देते हैं 71, 29% वजन होगा किसका? बीच वाले का। तो आपसे यही पूछ रहा है तो बाकी बचे हुए सिक्के की वजन क्या है, किसको क्या दिया उससे कोई मतलब हमें नहीं है। हमें मतलब है ये 24 सिक्के जो थे उसके वजन 45% है। टोटल वजन का 45% मतलब एक सिक्के का वजन तो आप कहेंगे सर 45% बटा 24। मैं बोलूंगा भारी वाले का 13 सिक्कों का वजन टोटल वजन का 26% है। इसका मतलब एक सिक्कों का वजन अगर एवरेज बात करें तो आप कहेंगे सर 26/13। और इसी तरह से अगर मैंने बोला यहाँ पे एक सिक्के थे तो इसका एवरेज इतना हो गया। अब आप मुझे बताइए ये सबसे भारी है और ये सबसे हल्का है, इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। अब इसी को आपको सोल्व कर लेना है। अब देख लीजिए इसको परसेंटेज को हटा दिया 24/45, यहाँ x/29, यहाँ 13/26। अच्छा इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, लेकिन आपको ये पता है ना कि इस तरह से जब लिखते हैं इनइक्वालिटी यहाँ दोनों सेम रहते हैं, चाहे लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे। इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में इसका वैल्यू होगा। तो आप इनइक्वालिटी लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि x की वैल्यू निकालने बीच में है तो बीच में ही आएगी। अब देखिए 29 से इधर गुणा कर दिया और 29 से इधर गुणा कर दिया। आप मुझे बताइए कि 13 से 2 काटा इधर 14.5 आ गया। इधर कितना आएगा तो आप काटिए 3 से 3 8 24 और 3 15 और 15 दूनी 16। 16 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि 29 को मैंने 2 टाइम्स काट दिया। 16 से थोड़ा सा कम आएगा तो 15 पॉइंट मान लिया 5 या 6 या 7 जो आप लिखना है। यहां से आपको पता चल गया तीन दोनों के बीच में एक ही होल नंबर है। सिक्का आपको ये नहीं कर सकते आप सकते इससे 1.5 सिक्का होगा, 2.3 सिक्का होगा। सिक्का में से 1 2 3 होल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? सिक्का कितना है? 15 सिक्का का। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट? सवाल समझ में आ गया पूरा? अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को इस तरह का एक सवाल मेरे पास बहुत पहले आया था, उसको मैंने कराया था। आज उसका उसी टाइप का एकदम सिमिलर सवाल आपके सामने है। इसको मैं बता रहा हूं कैसे सवाल को आप पकड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 5 हो गया शायद। ये सवाल कह रहा है क्या कि कोई एक दुकानदार है, वो क्या करता है अपने सामान को दाम जो होता है वो P से लेकर मतलब कोई भी दाम उसका है, मान लेते हैं उसका दाम कुछ नहीं, चलिए उसका दाम जो भी रहा था उसने क्या किया, एक महीने में पहले सामान का दाम बढ़ाया और फिर घटा दिया और उसने बोला कि भैया फाइनली 100 रुपये सामान का दाम घट गया है। फिर बोला कि अगले महीने वही काम करता है, अगले महीने फिर से वो क्या करता है कुछ पैसा बढ़ाता है फिर घटाता है और इस तरह से देखता है कि 2304 रुपया उस सामान का दाम बचकर रह गया। 2304 रुपया बचकर रह गया। अब आपको यहाँ पे कितनी सारी चीजें एक साथ आनी है। पहले देखिए वो 1% बढ़ा रहा है और 1% घटा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले सामान का दाम बढ़ाया होगा फिर घटाया होगा फिर बढ़ाया होगा फिर घटाया होगा। इसका मतलब कि पहले जब वैल्यू बढ़ा होगा सामान का उस बढ़े हुए वैल्यू को वो घटाया होगा और फिर जो नई वैल्यू आई होगी उस पे वो बढ़ाया होगा, फिर जो नई वैल्यू आई होगी उस पे वो घटाया होगा और इस तरीके से वो प्राइस चेंज कर रहा होगा। तो यहां से एक बात साफ समझ में आ रही है आपको कि ये सक्सेसिव का दौर चल रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है सक्सेसिव का है। इसका मतलब अगर पहले बढ़ाया है फिर घटाया है और 80% की बात किया है तो आपको अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप ये याद कर लीजिए कि इसका क्या होता है आपका इतना परसेंट से ओवरऑल चेंजेस होता है। आप ध्यान देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब कभी भी किसी परसेंट से आप बढ़ाते हैं घटाते हैं तो ये सिर्फ x बटा x% के स्क्वायर से
वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। वैल्यू क्या होता है, घट जाता है क्योंकि नेगेटिव। आप इसको बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। आप इसको x स्क्वायर बटा 100% भी लिख सकते हैं, सारा कुछ एक ही चीज है ना। एक कहानी और इसमें कहा कि जब पहले बार ऐसा हुआ तो उसने पहले मंथ प्राइस बढ़ाकर घटाया था, तो प्राइस की कीमत 100 रुपये कम हो गई थी, मतलब जितनी भी कीमत थी उससे 100 रुपये कम हो गई थी। अब मेरे साथ एक बात बताइए आप, यहाँ पे जो भी प्राइस रहा होगा इस पूरे एक महीने के दौरान उसकी प्राइस यहाँ पे कुछ हो गई, फिर एक महीने के बाद यहाँ पे कुछ हो गई, तो यहाँ पे जो पूरे में यहाँ से यहाँ जो बदलाव आया कितना है, तो आप कहेंगे सर 1% का स्क्वायर इतना से यहाँ घट गया है, घटा है। और यहाँ पे तो इसी से घटेगा, पूरे 2 महीने भर का हमने हिसाब कर लिया 2 बार में, तो जो जिस रेट से आप यहाँ घटा रहे हैं उसी रेट से यहाँ घटा रहे हैं, मतलब सीधी बात है 20 बटा 20 बराबर 20 बटा 30 होगा, होगा कि नहीं होगा। कभी भी जब आप याद कीजिए क्या होता था, जब प्रिंसिपल को आप एक महीने के लिए रेट पे लगाते थे तो आपका देता था p × 1 प्लस r बटा 100 की पावर 1 होगा। जब 2 महीने के लिए लगाते थे तो आपका देता था कि p × 1 प्लस r बटा 100 पावर 2 होता है। यहाँ पे जो रेट आप लगा रहे हैं वही रेट आप यहाँ पे लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा यहाँ जिस रेट से यहाँ से इतना हुआ है उसी रेट से यहाँ होगा। अब इसको उल्टा सोचेंगे तो कहेंगे सर इसको अगर इससे हम भागा देंगे तो वही आएगा जो इसको इससे भागा देंगे, यही ना होता है। जीपी एक तरह से होता है, जीपी का सीरीज है। तो कंप्लीट ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे बताइए, मैंने बोला इसका वैल्यू अगर p स्क्वायर में हमारा p स्क्वायर इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका स्क्वायर रूट आगे जाकर निकालना है, क्योंकि 2304 पे 48 का स्क्वायर है और इसको भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 बार की बात है, 1 बार की बात 48 हो जाएगी, लेकिन मुझे बीच का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप ये कहेंगे कि सर इस हिसाब से p स्क्वायर माइनस 100 जो है बटा p स्क्वायर माइनस 100 बटा p स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2304 बटा p स्क्वायर माइनस 100। कभी भी इसी तरह की कहानी दोहराई जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि बीच वाले का जो स्क्वायर होगा p स्क्वायर माइनस जो 100 होगा ये हमेशा बाहरी वालों का गुणनफल होगा। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा p स्क्वायर माइनस 100 की जो वैल्यू आ गई p गुना 48 आ गया ना। अब इसको एक बार सॉल्व कीजिए तो आप कहेंगे सर p स्क्वायर माइनस 48p माइनस 100 की वैल्यू कितना आ गया 0। अब देखिए 50 और 2 दो फैक्टर आपको निकालने हैं, 50 और 2। अगर आप 50 निकालते हैं तो माइनस में निकलेगा और जो माइनस में निकलेगा वही आपका आंसर आएगा, क्योंकि फाइनली बाद में p की वैल्यू निकालने के लिए प्लस हो जाता है। तो आपको p की वैल्यू कितनी आ गई 50, लेकिन प्रिंसिपल क्या था p स्क्वायर था, तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 2500 रुपया था, जिसपे पूरी सारी कहानी कही गई। क्लियर है। इस सवाल में अब क्या ऑप्शन से आगे, ऑप्शन ये थे आपके कि आपसे रेट भी पूछ सकता था, इस सवाल में आपसे रेट भी पूछ सकता था और प्रोसेस हमारा सेम होता। चलिए एक और सवाल ले रहे हैं, ये सवाल भी इस टाइप के 2 सवाल मेरे पास है, एक मैं बता रहा हूं एक आप खुद बनाएंगे, एकदम डेटा सेम है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाए। कह रहा है कि एसएससी के मॉक पेपर में 5 भागों में प्रश्न पूछे गए हैं, कुल छात्रों में से 5% छात्रों ने सभी भागों में कट ऑफ पास कर दिया। मतलब मान लेते हैं टोटल 100 लोग एग्जाम में बैठे थे तो उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो सारे सब्जेक्ट में, सारे सेक्शन में, सारे भाग में अपना क्या किए हैं, पास कर गए हैं, कट ऑफ पार कर लिए हैं। और 5% ऐसे लोग हैं, मतलब 5 लोग इसका ऐसे लोग हैं जो किसी में भी पास नहीं किए हैं, सब में फेल किए हैं, किसी का सेक्शन कट ऑफ नहीं किए, पार नहीं किए हैं। अब बोल रहा है जो बचे हैं उसका 25%, जो बचे शेष छात्रों में से केवल 25% छात्रों ने एक भाग को पास किया। एक सेक्शन में पास करने वाले कितने हैं, ये 5 सेक्शन में पास करने वाले। एक सेक्शन में बचे हैं का 25%, तो अगर देखिए 10 निकल गया तो 90 बचा, 90 का 25% 22.5, तो आपका इतना है जो एक में किए हैं। और फिर बोल रहा है कि 20% वही बचे हुए की बात कर रहा है, 20%, तो बचे हुए कितने थे, 90 का 20% 18% ले ले रहे हैं, क्योंकि हमने सवाल लिया है 18 के बारे में बात कर रहा है कि 4 सब्जेक्ट में इसने पास किया है। बोला यदि सभी छात्रों के 24.5%, 24.5% मतलब 100 का 24.5 कितना हो गया, 24.5 ही हो गया, केवल 2 भागों में कट ऑफ पार किया है। और बोल रहा है कि 3 भागों में कट ऑफ पार करने वालों की छात्र की संख्या 300 है। तो आपको बताना है कि कितने छात्र मॉक पेपर में बैठे थे, पेपर दिए थे। सवाल क्लियर है। सवाल देखिए कि
अब इसमें पूरे रिजल्ट में आप इसमें समझेंगे तो ये होगा कि जितने भी लोग बैठे होंगे या तो वो सारे सब्जेक्ट का सारे सेक्शन का कट ऑफ पार किए होंगे, या कुछ लोग होंगे जो एक सेक्शन का पास किए होंगे, कुछ लोग 2 सेक्शन का, कुछ लोग 3 सेक्शन का, कुछ लोग 4 सेक्शन का, कुछ लोग 5 सेक्शन का और कुछ लोग कुछ भी पास नहीं किए होंगे। तो ये सारी संभावनाएं आपके सामने देखिए। एक सेक्शन में पास करने वाले कौन से लोग हैं? ये हैं। 2 सेक्शन में पास किए हैं जो इतने लोग हैं, 3 में पास किए जो इतने हैं, 4 में पास किए इतने हैं, 5 में पास किए इतने हैं, और जो कुल नहीं जो किसी में पास नहीं किए वो इतने हैं। मतलब टोटल जितना ही लोग होंगे तो जोड़ देते हैं। तो आप जोड़िए 24 और 22 कितना होता है? 46 और 1 47 और 18 65 और 10 75 लोग हैं जो टोटल ये इतने सेक्शन में हैं। टोटल 100 हमने लेके चलाते हैं, इसका मतलब 25 लोग हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे, 3 सेक्शन में पास किए हैं। और 25 की वैल्यू आपको दे रखी है 300, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। और तो आपको कितने हमने लिया था टोटल? 100। 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। आपको यही सवाल था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे देखिए, जस्ट इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। इसका सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन धाकड़ क्वेश्चन, मतलब मजा आएगा आपको। करा 500 केजी और जो है 500 केजी जो और है उसमें ना कुछ आयरन छिपा हुआ है। अब क्या किया, उसको पिघलाया गया है, ठीक है, इसको पिघलाया गया तो उसमें से 200 केजी जो लावा निकला उसमें 12.5% मिला आयरन, और जो बचा हुआ है the percentage of iron in the remaining ore was found to be 20% more than the percentage of iron in the original ore। तो आपसे पूछ रहा हाउ मेनी केजी ऑफ आयरन were there in the original ore। बोल रहा है कि जितना आप लेकर चले थे 500 केजी आपके पास टोटल कच्चा माल था, इसमें से आपने क्या किया, 200 केजी को आपने छटाई कर दी और 300 केजी को 2 पार्ट में आपने बांट दिया। देखिए तो ये क्या होता है। सवाल ये कह रहा है आपसे कि जो आपने 200 केजी पहली बार जिसको आपने पिघलाया था उसमें से मात्र कितना परसेंट आपका आयरन है? 12.5% आयरन मात्र इसका है, 12.5% इसमें आयरन मिला है। जबकि बचे हुए में जो आयरन है टोटल से 20% ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ टोटल अगर 1% है तो इसका मतलब यहाँ पे x + 20% है। देखिए एलिगेशन लग रहा है जो, कैसे लगा एलिगेशन? एक ही चीज को 2 पार्ट में बांटा गया है, दोनों एक ही चीज का पार्ट है, और आपको पता है दोनों किस किस क्वांटिटी है, 2 और 3 के रेशियो, मतलब यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा, इतनी बात तय हो गई है। और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, मतलब अगर यहाँ कितना है, 2 की वैल्यू 20 है तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 30, मतलब ये कितनी आनी चाहिए? कुछ गलत तो नहीं किया मैं? यहाँ कितना आ गया आपका 20, और यहाँ कितना, यहाँ 20 आ गया। देखिए यहाँ 2 का वैल्यू 20 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। यहाँ कितना आना चाहिए? 30। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए आपको पता है ये 20 का वैल्यू होता है, अगर इससे छोटा है तो इससे बड़ा होगा, इसका मतलब वैल्यू है कितना? तो 30 + 42 कितना आ गया आपको? 42.5%। इतना ही परसेंट टोटल में आयरन है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितना परसेंट, आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट नहीं कितना केजी है। तो 500 में अगर इतना परसेंट है तो निकालिए 5 और 20 200 केजी, तो ऐसे ही हो गया 2.5 × 5 12.5 और हो गया, मतलब कितना हो गया? 200 12.5 केजी आपका आयरन था उसको। अब देखिए आपको समझ में आता है, कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर बार बोलता हूँ कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप देख रहे होंगे, आप आराम से पंखे चलाकर एसी चलाकर घर में बैठ कर पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए मैं जब वीडियो शूट करता हूँ मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होते हैं, आप देखते होंगे इतनी गर्मी लगती है कुछ नहीं किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन इसके ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शंस में, या फिर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है, कुछ और करना चाह रहा है आपको सिंपल तरीका से, इसलिए मैं ऑप्शन आपको नहीं दिखाया हूँ। क्वेश्चन करें कि कंपनी अराउंड 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल एंड 8% बोनस बिसाइड द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बोनस फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट। इफ द टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर कितना है 10 lakhs and 1.32 lakhs, फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन। बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो अपने दुकानदार को, सेल्समैन को 20% का बेचारे को कमीशन देता है, जितना बेचोगे उसका 20% दे देंगे और 10% आपको और देंगे बोनस के तौर पे। लेकिन ये 10% बोनस देंगे कैसे देंगे? जो भी हमें प्रॉफिट होगा पहले हम आपको दे देंगे, आपका जो हिस्सा बनता है, आपका जो कमीशन बनता है, उसके बाद जब हमारे पास पैसा बचेगा, जो हमारे पास पैसा बचेगा उस पैसे का आपको 10%। सवाल इतना ही से कह रहा है
कि जो भी आपका सेलिंग है वो बोल रहा है 10 लाख है। कितना सेलिंग है? 10 लाख है। तो टोटल सेलिंग में तो इसको 20% मिलना है, तो आप देखो 2 लाख तो इसको ऐसे ही मिल जाएगा। 2 लाख मिलेगा। आप ऑप्शन देखिए, आपके एक भी ऑप्शन 2 लाख नहीं है, इसका मतलब कुछ मिसिंग है। आपसे सवाल ये कर रहा है कि जितना भी सेलिंग है उसका 20% तो हम ऐसे ही दे देंगे, तो 10 में से 2 लाख तो ऐसे ही मिल जाएगा इसको। अब बात करते हैं कि 10% उसको क्या देना है? कम बोनस देना है। बोनस कितने पे? 1.32 का जो प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताइए, ये नेट प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है ओवरऑल, मतलब जो प्रॉफिट इनिशियल हुआ था जब आप इसने सामान बेचा होगा, उसने अपना सीपी माइनस किया होगा, सामान बेचा होगा, सीपी माइनस किया होगा, और ये इसकी प्रॉफिट आई होगी। दुकानदार की प्रॉफिट क्या आई होगी? जो होलसेलर, जो दुकानदार का मालिक है, उसको इतनी प्रॉफिट आई होगी। इसने बोला था भाई इसमें से हम तुम्हारा कमीशन दे देंगे, इसमें से कमीशन दे देंगे, और जो पैसा बचेगा इसका हम 10% तुमको देंगे ऐसे बोनस। तो इसका मतलब है अगर ये कमीशन देने के बाद का पैसा है, इसका मतलब कमीशन देने के बाद का पैसा है ये। क्यों पैसा कमीशन के बाद है? क्योंकि अगर ये कमीशन के पहले का पैसा है तो पहले तो इसका 2 लाख का कमीशन इसको देना होगा, और 2 लाख का कमीशन तो दे नहीं सकता, इसको इतना ही टोटल बचत हुआ है। बचत कितना हुआ टोटल? 1,32,000। इसमें से 2 लाख कमीशन कहां दे सकता है? इसका मतलब नेट प्रॉफिट है, और जब नेट प्रॉफिट ये है तो नेट प्रॉफिट का 10% उसको और देना होगा, मतलब 13,200 रुपये उसको और देना होगा, और उस आदमी को टोटल मिल जाएगा 2,13,200 रुपये, या फिर आप बोलेंगे 2.132 लाख। ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन मैं कराया हूं ऑलरेडी, और ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर इस तरह के हैं, ये क्वेश्चन एक बार नहीं सर 2-3 बार मैं कराया हूं। जब पहली बार कराया था सर वीडियो नंबर 70 या 60 आप देखिएगा, उसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और इसको मैंने 3-4 तरीके से वहां पे सॉल्यूशन बताया था कि वहां पे रिक्वेस्ट आई थी इसके कॉन्सेप्ट को समझने की, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या ये कहना चाह रहा है, बड़े अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेशन आया था मेरे पास इसके चाहिए, तो उसका सर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम 40 मैच खेली और उसमें से 40% मैच जीत गई, अगले वर्ष वाली टीम लगातार कुछ मैच जीतती है और जीत का प्रतिशत 80% हो जाता है, तो आपको बताना है कि टीम लगातार कितनी मैच जीती थी। आप एक बात करते हो, मैच 2 बार खेला गया, एक बार पहली बार, एक बार दूसरी बार। आपसे बोला कि पहली बार उसने 40 मैच खेला था और 40% ही मैच जीता था, मतलब विनिंग हिसाब उसका करेंगे, उसका जीत का परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना परसेंट जीता था पूरे मैच का, तो कहेंगे सर 40%। आपसे आगे कह रहे हैं उसने आगे कुछ और मैच खेला और हर एक मैच जीता है, इसका मतलब आगे के सारे मैच को जीता और आगे की विनिंग रेट उसकी 100% हो गई, और हमें ये नहीं पता है कितना मैच खेला है, ये तो हमें निकालना है। लेकिन एक बात हमें पता है कि भैया जितना भी मैच खेला है फाइनली उसकी विनिंग रेट जो है, विनिंग रेट है वो 60% आ जाता है। ये सवाल कर रहा है कि फाइनली ओवरऑल 80% है, ओवरऑल उसका जो विनिंग रहता है वो 80% रह जाता है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू आपको दे रखी है, एक पार्ट की वैल्यू दे रखी है, दूसरे पार्ट की वैल्यू दे रखी है, एलिगेशन लगा के आप बता दीजिए कितने कितने का हिसाब हुआ है, कि यहाँ 30 20 है, यहाँ 40 मतलब एक और 2 का हिसाब है। अगर उसने यहाँ पे एक मैच खेला तो यहाँ पे 2 मैच खेला होगा, यहाँ एक की कीमत 40 तो 2 की वैल्यू 80 मैच खेला है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा आप डर गए तो क्वेश्चन देखकर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, इसमें आपको एक इक्वेशन बनेगा और उतना ही करना है। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज डर रहा होगा कि आप जो देख रहे हो वेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 125%। हिंदी में देखिए, जब पहली संख्या को 125% से बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में वो 100% होगा तो अगली बार 125 बढ़ जाएगा तो 125% हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है, 125% नहीं हुआ, 125% से बढ़ गया है। तो ये आपका सवाल था। अब सवाल सोल्व करते हैं। सोल्व क्या कर रहा है, देयर आर 2 नंबर्स, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, मैंने बोल दिया फर्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर को मैंने बोल दिया y है, तो बोल रहा है व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 125%, 125% कितना होता है 5/4, क्लियर? तो अगर ये 5/4 से बढ़ जाएगा मतलब 9 इसमें कितना हो जाएगा 4। करा ये जो नंबर जो आया है, जैसे इसको 125% से बढ़ा दिया गया तो जो नंबर जो निकल कर आया 9.4, बोल रहा है दिस नंबर इज 300 लेस देन द सेकंड नंबर,
ये नंबर है जो 300 लेस देन द सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर बेचारा जो था उसमें से 300 से कम है, तो मैंने सेकंड को भी 300 कम कर दिया, तो बराबर हो गया होगा। फिर बोल रहा है कि if the first number is increased by 150, अगर पहले नंबर 150 से बढ़ जाता है, then the number obtained is 200 less than the second number, सेकंड नंबर से 200 कम आता है, तो सेकंड नंबर को मैंने 200 कम कर दिया, बोला भैया तुम भी कम हो जाओ। आपसे पूछ रहा फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स, आपसे दोनों नंबर का सम पूछ रहा है, x + y का सम पूछ रहा है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ से दोनों को सिर्फ मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा माइनस कर रहा हूँ, पहले तो इसको इधर कर दूं तो -650, तो आप कहेंगे सर ये 350 हो गया, तो यहाँ से y - 350, देखिएगा यहाँ से 50 में इधर लेके चला हूँ, -300 रखता हूँ, -50 को इधर, तो x + 50 हो गया। इसका मतलब y - 300 की वैल्यू क्या आ गई? x + 50, यहाँ पे डाल दिया x + 50, x को इधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कर लेंगे तो आप कहेंगे सर 5x/4 की वैल्यू 50 हो गई, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 40। और अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो आप देखिए ये हो गया 90, और इधर आके जुड़ जाएगा तो y हो जाएगा 390, और ये 390 हो गया, तो दोनों का जोड़ हो गया 430। ये सिर्फ जोड़ घटाव करना था इसमें, आपको वही जो 125% की बात है वहीं पे आपको शायद दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए आखिरी के दो सवाल बहुत ही धाकड़ आने वाले हैं आपका कंप्लीटली, ये भी तो आप परसेंटेज खेल रहे हैं, उसमें आपको ज्योमेट्री से खेलना होगा। देखिए करे हाउस ओनर वाज हैविंग हिज हाउस पेंटेड, ही वाज एडवांस्ड दैट ही वुड रिक्वायर 25 kg of paint allowing for 15% wastage and assuming that the paint is available in 2 kg cans. What would be the cost of the paint purchased if one can cost ₹60? सवाल क्या कह रहा है? करे एक आदमी जिसको अपना घर पेंट करवाना, तो उसने क्या करता है, जिसको पेंट करना है उससे पूछता भैया कितना पेंट लगेगा, तो बोलता है भैया 25 kg का आपको पेंट लगेगा, लेकिन ध्यान रहे 15% पेंट आपका खराब भी होता है, मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए अगर 25 kg आपको पेंट की जरूरत है पूरे घर को पेंट करने के लिए, और 15% आपका खराब भी होगा, इसका मतलब आप उससे ज्यादा लेकर आएंगे ना, और कितना ज्यादा लेंगे? जो खराब होगा उतना ही ज्यादा लेंगे। इसका मतलब 85% आप जितना भी लेकर आएंगे उसका 85% ही आपका इस्तेमाल होने वाला है कि नहीं है? 15% खराब हो जाएगा, मतलब 85% आपका काम आएगा, और आपको यही 85% 25 kg चाहिए ना काम आने के लिए। तो आप बताइए इसको आपको कितने की जरूरत पड़ गई पेंट की? तो आप कहेंगे सर इतना की जरूरत पड़ेगा, मतलब आपको इतना पेंट लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आपके घर पूरे पेंट हो जाएंगे, और 15% खराब होने के बाद भी। लेकिन एक सवाल और कर रहा है कि जो पेंट आप ला रहे हैं 2-2 kg के पैकेट में, इसका मतलब इतना kg पेंट को पैकेट में बांटेंगे तो कितना कैन हो जाएगा? कैन वहां लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर इतना बड़ा 2 कैन हो जाएगा, 2-2 kg का एक कैन है। अच्छा 16 रुपए के हिसाब से एक कैन का दाम है, तो कितना दाम हो जाएगा? तो कहेंगे सर इतना कैन बोला, इतना 16 रुपए का हिसाब है ना। तो आपसे पूछ रहे टोटल खर्चा कितना देगा, तो अब आप बताइए इसको 17 से गुना कर दिया, और इसको कितना से गुना कर दिया? 17, 5 यहाँ से निकाल दिया, और 5 2 मिला के 10 कर दिया, 0 हट गया, लीजिए तो 25 गुना 250/17 काट दीजिए, तो 25 17 25 50 लगभग यही आएगा। तो 15 गुना 16 कितना आ गया? 180 रुपए के आसपास आ गया, सर 240 कितना गया? तो 240 रुपए का उसको खर्चा पड़ जाएगा पेंट करने के लिए। आप देख लीजिए बहुत सस्ता पेंट है, आपके घर करवा लीजिए अपना पेंट, जिनको घर पेंट करवाना करवा लीजिए भैया इनसे मिलकर, बहुत सस्ता में पेंट चल रहा है। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्टली जो चीजें आपको बतानी है वो पहले तो कॉन्सेप्ट से बता दूंगा, फिर बताऊंगा आपको कि इसमें आपके और क्या क्या सवाल हो सकते हैं। सवाल तो जरूरी नहीं है कि इतना ही पूछा हो, आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सवाल कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सवाल आप लोग बहुत लोग देख चुके होंगे। C पे 90 डिग्री है, M और N AB और AC का मध्य बिंदु है, M और N इसका मध्य बिंदु M बोल रहा है, और N AC का मध्य बिंदु बोल रहा है। देखिए डायग्राम को आगे पीछे हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया था मैंने, यहाँ लिख दिया, बोल रहा है एक CM और BN, CM और BN जो काटता है इस पॉइंट का नाम उसने D दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि BDC 60 है, ये BCD 90 डिग्री है, तो BC का वैल्यू 8 है, BCD ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, और ये वैल्यू बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछ रहा है कि BN की लंबाई क्या होगी, BN की लंबाई क्या होगी। आपसे MD की लंबाई भी पूछ सकता था वो, आपसे
सीएम की लंबाई पूछ सकता था, आपसे बीडी की लंबाई पूछ सकता था, आपसे डीएम की लंबाई पूछ सकता था। अब देख लीजिए क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे डील करते हैं, इस तरह के सवाल को कैसे आप अच्छे तरीके से डील करेंगे। आप बताइए मुझे कि एक बात आपको तो पता चल गया होगा कि ये अगर मिड पॉइंट से मिल रहा है, ये मिड पॉइंट से मिल रहा है, मतलब इसको आप सेंट्रॉइड बोलेंगे। और जैसे ही आपने इसको सेंट्रॉइड बोला तो मैं बोल दिया इसको x और इसको बोल दिया 2x। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों ऐसा बोला मैं? आप बोलते सर इसको भी x इसको 2x बोल सकते थे, ऐसा बोल सकता था मैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए बोला। इसको बोलने का रीजन क्या है कि ये मिड पॉइंट है, तो आप बताइए राइट एंगल का जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर होता है, मतलब सर्कम रेडियस होता है। सर्कम सेंटर ये है तो आपका ये हो जाएगा सर्कम रेडियस, मतलब ये भी हो जाएगा 3x। सर्कम रेडियस क्या बोलते हैं? हर एक वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, तो यहां से दूरी 3x, तो यहां से भी दूरी 3x, मतलब यहां से भी दूरी आपका हो गया 3x। इसलिए मैंने इसको x और 2x लिया, इसको नहीं लिया। जबकि हमें निकालना है bn, तो हम क्या करेंगे, हमें cn पता कर लेंगे। हम cn पता कर लेंगे, हमें bn निकल जाएगा। हम bd पता कर लेंगे, हमें bn निकल जाएगा। हम dn पता कर लेंगे, हमें bn निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? इसमें से कोई भी एक पता चल जाएगा, तो आपको रेशियो तो पता है नहीं, 1 और 3 का रेशियो, 1 और 2 का रेशियो है। इसका मतलब टोटल पता कर लेंगे, 2 वैल्यू का पता चल जाएगा, हम 3 वैल्यू के निकाल लेंगे। एक का पता चल जाएगा, हम 3 का निकाल लेंगे। और अगर इसका पता चल गया तो ये आप इस ट्रायंगल में क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां तक आपको क्लियर? ठीक। अब देखिए मेरे साथ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास वैल्यूज एक ही दिए हुए हो, इसमें आपको बड़े अच्छे समझिएगा। जब भी पूरे डायग्राम इतना सारा कहानी करते हैं, उसमें एक बात कही है, सिर्फ एक साइडेड है। इसका मतलब इस एक साइड से हम क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हैं, और अगर सोल्व कर सकते हैं तो सिमिलरिटी का रोल कहीं ना कहीं, कॉन्ग्रुएंसी कहीं ना कहीं कुछ आने वाला है। मतलब दो ट्रायंगल एटलीस्ट सिमिलर तो होने वाले होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होने वाले होंगे। तो अब सिमिलर की बात पे चलेंगे, तो देखिए आपकी ये जो साइड है और ये साइड दोनों बराबर है। अच्छा, सिमिलर में भी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आप किस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब आपको अगर नया सवाल आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है? ये तो सवाल आपने बनाया हुआ, आपको पता है किस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, इसको करेंगे। अगर नया सवाल आएगा तो आप मुझे बताइए कि साइड आपका ये दिया हुआ है, जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे आप कुछ सोल्व नहीं कर सकते, कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आंसर को सेंटीमीटर में लाना है तो इस सेंटीमीटर को यूज करना होगा, और इस सेंटीमीटर को यूज करना है, इसका मतलब एक ट्रायंगल आपको ऐसा कोशिश करना होगा निकालने का जिसका एक साइड ये हो। इतना ही नहीं, चूंकि साइड एक ही दिया हुआ है तो आपको दो ट्रायंगल ऐसा खोजना होगा जिसका दोनों का साइड ये हो। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, ये ट्रायंगल क्या क्या हो सकता है, ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल, या ये छोटे वाले ट्रायंगल, या फिर ये आधा ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये सिमिलर प्रूफ करना और आगे बढ़ना है। तो आपको इस तरीके से पकड़ना होगा कि ट्रायंगल हम कौन सा चूज करें। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये पूरा एंगल आप देखिए कितना है, मैंने बोल दिया पूरा एंगल थीटा, तो ये पूरा थीटा हो जाएगा क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। देखिए ये दोनों बराबर है तो बेस एंगल बराबर है, इसोसिएट ट्रायंगल। और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल रहा हूं तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 90 है। अब मुझे बताइए कि ये जो थीटा है ये भी तो पूरा थीटा है ना, इसका मतलब कि बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। अब मुझे बताइए बड़े वाले ट्रायंगल, देखिए अब इसको बड़ी क्लियर से देखना है तो ऐसे कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, एकदम आसान से समझा रहा हूं आपको। और इस छोटे वाले ट्रायंगल को जैसे ट्रायंगल वैसे ही बना लीजिए आप। ये आपका क्या है 90 है, और ये क्या, ये 90, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, ये दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो गए, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। आपको ये दिया हुआ 8, ये दिया हुआ 8, आपको ये भी पता है 2x, ये भी पता है आपको 2x, और आपको ये भी पता है कितना 6x पता है। तो रेशियो लगा दें, तो रेशियो कैसे लगाएंगे? अब देखिए इसके सामने कौन सा दिया हुआ 8, तो इसके सामने 8 ले लिया, इसके सामने क्या है सेम एंगल यूज किया मैंने बटा 2x। आप बोलेंगे 90 के सामने क्या है, तो कहेंगे सर 6x, पहले जो ट्रायंगल ले रहा हूं उसी को ऊपर लिख रहा हूं तो उसी का हमेशा ऊपर लिखूंगा, और इसमें 90 के सामने कितना है तो 8, तो यहां से आप निकाल सकते हैं x कितना आएगा, 2 से 4 काट दिया, ये 2 कटा, ये 3 कटा, 16/3 हो गया x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4/√3, 4/√3। आपको x निकल कर आ गया। आप मुझे बताइए x निकल कर आ गया तो 2x भी तो आ गया निकल कर। इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल को, ये कितना है 2x मतलब 8/√3, ये कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देखिए ये √3 1/√3 और ये 1,
और आपको ध्यान रहे ये 90 डिग्री आपका है, तो 1 में से 1/√3 माइनस कीजिए, कितना आ गया √2/√3 और 8 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका तीसरा निकल गया। ये कितने की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 2 की वैल्यू। हमने ये निकाला है, हमें टोटल निकाला तो 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 8√2/√3 को 2 से गुना कर दे, 1 यूनिट की वैल्यू, और 3 की 3 से गुना कर दे। अब देखिए ये कट गया, कितना आ गया √3 और ये 2 से कट गया तो आपका आ गया 4√6। तो देखिए ये अपने जो सवाल थे, इस सवाल को आपको इसी तरीके से सोचना। अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं कि ये सवाल में पूछा जा सकता था आपसे डायरेक्टली, अगर प्री में देना होगा तो आपसे डायरेक्टली ये पूछ देगा। बहुत लोग इसको रट रखे हैं कि इसका और इसका रिलेशन, आप रटिए मत भैया, क्वेश्चन चेंज कर दिया हल्का सा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना, ये पूछ सकता है आपका, ये अकेले का पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें है पूछने के लिए, और भी चीजें हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग बहुत ज्यादा उलझे हैं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं आज, अब नहीं दोबारा कोई दिक्कत होगा इस तरह के क्वेश्चन का। करेक्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज, चलिए बना लीजिए। और इसमें बोल रहा है ए बी बी सी सी डी ऐसा कुछ रिश्ते की बात किया है, तो चलिए रिश्ते में तो हमें विश्वास करते हैं भैया, इसका ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। एक कहानी इसने कहा है कि ए बी 15 है, बी सी 12 है और सी डी 10 है, और आपसे पूछ रहा है ए डी कितना होगा अगर ए सी बी डी को प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हिंदी गलत है, यदि ए सी जो है बीडी को प्रतिच्छेद करता है, मतलब बीडी को दो बराबर भागों में बांटता है, यहाँ प्रतिच्छेद नहीं होना चाहिए था, बाइसेक्ट को द्विभाजक बोलते हैं ना, द्विभाज करना, विभाजित करना, जो भी है ये दोनों आपको बराबर कर दिया, ठीक है। आपको निकालना है ये, तो आपको यहाँ पे या जो फॉर्मूला रखेंगे उनको याद होगा 30 × 30 = 30 × 30। अगर फॉर्मूला भूल गए तो भैया तो भूल गए तो मेरे पास आएंगे। अब देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको, आप सीधा बताइए, नीचे वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसको आप देख लीजिए, इसमें आपको बीच वाला हो गया तो मीडियन हो गया, तो इस जो छोटा ट्रायंगल है डी बी और ए, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ये दोनों बेस का आधा आधा बांटा गया, मतलब ये मीडियन है, दोनों का एरिया 1 और 1 के अनुपात में होगा कि नहीं होगा, दोनों का एरिया का अनुपात सेम होगा, मतलब बोल रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए x और x। अच्छा ऊपर से अगर इसी को देखेंगे तो कहेंगे सर इसका भी एरिया का अनुपात सेम होगा, मतलब इन दोनों का भी एरिया का अनुपात सेम होगा, होगा नहीं, दोनों का 1 और 1 का अनुपात होगा, है ना। मतलब क्या निकल कर आ गया, जितना एरिया इतना उसका एरिया इतना है, जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, क्योंकि ये आपका मीडियन लाइन है ये, और अगर इसको वो बोल रहे हैं तो ये वो मीडियन लाइन है इस ट्रायंगल के लिए, तो इस एरिया को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और सीओ इसके लिए मीडियन लाइन है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब इधर का एरिया और इधर का एरिया आपका बराबर। इतनी सी बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आपके अगर इसका एरिया बराबर हो जाएगा तो इसका एरिया होगा क्या, तो अब ध्यान से देखिए, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा मैंने बोल दिया, ये 12 है ये 15 है, तो आपको याद होगा इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने AB गुने sin थीटा, मतलब दोनों साइड गुने sin थीटा। अच्छा इसका तो आपको निकाल लिया, अब आप किसका निकालेंगे, इसका 10 है, इसका मैंने x बोल दिया, ये कितना होगा, तो आपको साइक्लिक का रूल पता होगा, आपको 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसका एरिया आप कहेंगे 120 1/2 गुने sin 180 माइनस थीटा, और दोनों साइड ले लीजिए 10 और x। अब मुझे बताइए sin 180 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा ही तो होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, आप देख लीजिए यहाँ 180 आ गया, 180/10 तो x आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। आप हमेशा ध्यान कीजिए, आप देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा नजर से देखेंगे तो आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली कहिएगा सर 1/2 तो दोनों साइड आने वाला है, sin तो वही रहने वाला, मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब पहचानेंगे कैसे इन दोनों का एरिया इन दोनों का एरिया, तो आप इसको एज हाइट समझने के लिए बोल रहे हैं, हाइट है नहीं समझने के लिए, इसको आप एज हाइट समझ लिया कि हाइट हो गया, और बेस तो दोनों के लिए बराबर है, तो अगर हाइट दोनों बराबर है तो बराबर हो जाएगा, इसको समझने के लिए बता रहा हूं। एक और सवाल ले रहा हूं, ये जो सवाल है बड़ा ही मजेदार सवाल है, एकदम वीडियो बनाने के थोड़ी देर पहले का सवाल मेरे पास आया है। अब देखिए सवाल बड़ा मजेदार सवाल है, आपको उलझाएगा सवाल और गलत कराएगा। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है
मतलब वस्तु की मूल कीमत एक, तो देखिएगा वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल के मूल का 3 गुना, कच्चे माल का कीमत 1, तो वस्तु का मूल कीमत कितना हो गया 3। ध्यान से बड़े अच्छे से समझिएगा। यदि कच्चे माल की कीमत 5 से बढ़कर 12 हो रहा है, कच्चे माल की कीमत कितना हो रहा है 5 से बढ़कर 12 हो रहा है, और विनिर्माण लागत 4 से 5 बढ़ जाती है, तो प्रारंभिक कीमत 6 रुपए थी, तो अंतिम कीमत क्या है? विनिर्माण कुछ नहीं है, निर्माण ही है वो। देखिए क्या हुआ है, कच्चे माल की कीमत कितनी है 1, और मूल उसका जो हो कितना जाता है, बनने के बाद सामान जब रेडी होता है तो बनने के बाद मूल कितना जाता है 3 रुपए का। आपसे सवाल बता रहा है 1 की वैल्यू 1 से 3 हो गया, मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा पड़ रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 2। ये लेबर चार्ज है, ये लेबर चार्ज है, या कहिए मेकिंग चार्ज है। तो आप मुझे बताइए 1 के सामान में 2 खर्चा पड़ा, तब जाकर उसका सामान का वैल्यू पता चला कि वो 3 यूनिट का सामान है, 3 उसका प्राइस कितना है 3 यूनिट प्राइस है। अब बोला यदि कच्चे माल की कीमत 5 से 12 हो जाती है, कच्चे माल की कीमत 5 से 12 कैसे हो जाएगी भाई, 5 तो कच्चे माल की कीमत ही नहीं है, तो सबसे पहले फटाफट इसको 5 बना दीजिए, तो ये कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब इसका नया वैल्यू ये आ गया। अब बताइए कच्चे माल की कीमत 5 से 12 हो जाती है, विनिर्माण लागत 4 से 5 हो जाता है, ये 4 से 5 हो जाता है। देखिएगा विनिर्माण लागत 4 से 5 हो जाता है। अगर प्रारंभिक कीमत 6 रुपए थी, तो अंतिम कीमत बताएं। अब बताइए 4 से 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो है नहीं, तो 4 से 5 हो रहा होगा, तो 1 से कितना हो रहा होगा 5/4, तो 10 से कितना हो रहा होगा, तब कहेंगे सर 10 गुने 5/4, मतलब कितना आ गया 25/2। यही बात हो गया। आप अगर ऐसे रखते हैं तो फ्रैक्शन में डेसिमल में लेंगे तो आप कहेंगे सर 12.5, मतलब जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग कॉस्ट 10 लग रहा था, उसका 12.5 लग रहा है। आप बताइए 12 यहाँ पे दाम इसका हो गया है, 12.5 इसको बनाने में खर्चा हो रहा है, मतलब 25.5 रुपए का ये सामान हो गया। सामान कितने का हो गया दाम 5.5 रुपए, लेकिन सवाल कर अभी नहीं, पहले इसकी दाम 6 थी, अब कितनी है, तो 15 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया 6/15, और 25.5 की वैल्यू ये हो गया। तो डेसिमल को हटा के 10 रख दे यहाँ पे, और 3 से काट दे, 3 दूना 6, 3 बचे 5, 5 बचे 25, 5 कम 5, और कितना आ गया 102, 10.2 आ गई कीमत। आपको 10.2 नहीं आना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया। 4 से 5 बढ़ जाती है, 4 से 5 बढ़ जाती है, 4 से 5, 5/4 1.25, 12.5, और ये 5 से 12 हो जाती है, तो 5 से 12 हो जाती है 24.5। हाँ यहाँ देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हो जाता है मेरे से ऐसा। 5 से 4.9 मतलब 49 आ गया था। अब नीचे 10 है, तो देखिए कितना आ गया 49 into 2 कितना आ गया 98/10, 9.8, मतलब उस सामान का जो नया दाम है वो क्या है 9.8 रुपीज है। अब देख रहे हो इस सवाल में क्या आपको कहां से आपको ये विनिर्माण जो दिया था कुछ नहीं था, ये बता रहा था कि जो निर्माण में जो खर्चा पड़ रहा है उस खर्चे के बारे में बात कर रहा था, वो खर्चा जो है वो आपका बढ़ गया है, खर्चा कितना से बढ़ गया है या किस हिसाब से बढ़ गया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने टोटल लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया इस वीडियो में। और आपके लिए एक न्यूज ये है अच्छी बात कि नेक्स्ट टाइम से मैं पर डे एक वीडियो बनाऊंगा, और आप जितने भी सवाल देंगे अगले दिन 10 बजे सुबह तक के सवाल का वेट रहेगा, और उसके बाद आपका सवाल वीडियो बनेगा। तो जितना सवाल देना है एक ही वीडियो में सारे सवाल कोशिश करूंगा डालने का, तो आप सवाल दीजिए। और जिनका भी ये सवाल है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि कम से कम वीडियो को देखने के बाद कमेंट लाइक और शेयर जरूर करें भाई। सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट लाइक शेयर कीजिए, मुझे तो बताइए वीडियो कैसा बन रहा है। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।